हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS। बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हम अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो डिफेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और तीसरा था नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो हमने 2 की बात कर ली थी। जो तीसरा है आज हम बात करेंगे। जो तीसरा डिफेक्ट है कौन सा है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टाइकोमेट्रिक मेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं पहले हम बात करते हैं। तो बच्चों स्टाइकोमेट्री क्या होती है हमने पहले पढ़ा था। स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है कोई भी जो क्रिस्टल होता है हमारा, अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें कैटायन और एनायन का एक फिक्स रेशियो होता है। जितने कैटायन होते हैं उसके अनुपात में एनायन जो होते हैं उनका एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे यदि बात करें NaCl तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है ये होता है 1/1। ठीक है। बात करें CdCl2 तो इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो होता है 1/2 यानी 1:2 ये रेशियो होता है। तो इसी तरह आयनिक क्रिस्टल्स में कैटायन और एनायन का एक फिक्स रेशियो होता है। तो जो आज हम बात करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, इनमें कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसी कारण हम इनको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो चलिए बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। देखिए ये डिफेक्ट्स ज़्यादातर आयनिक जो इनऑर्गेनिक आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनमें पाया जाता है। तो देखिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करें तो ये वी कैन डिवाइड दीज इनटू 2 कैटेगरीज। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं ये? एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और दूसरा बच्चों जो दूसरा होगा वो होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। चलिए भाई सिंपल सीधा सा बात है, सीधी सी बात है। अगर हमें नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में अगर मान लो कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि उसमें जो है मेटल को एक्सेस कर दें। अगर मेटल एक्सेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड में आ जाएगी, तो डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम कर सकते हैं कि मेटल डेफिशिएंसी उसमें क्रिएट कर दें। अगर मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी जो कैटायन टू एनायन रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो सीधा समय कुछ नहीं करना, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। ये लो कुछ है क्या इसमें याद करने का? अरे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है नंबर ऑफ कैटायन अपॉन नंबर ऑफ एनायन। ये देखो ये फिक्स रहता है, ये स्टाइकोमेट्रिक में रहता है, फिक्स रहता है ये। जैसे NaCl के लिए 1:1 होता है, CdCl2 के लिए कैटायन की बात करें तो कैटायन तो 1 होता है और Cl2 कितने होते हैं? 2 होते हैं CdCl2। तो ये स्टाइकोमेट्री होती है। अब ये डिफेक्ट जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, यानी इनमें स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट नहीं है, स्टाइकोमेट्री चेंज हो गई है। तो स्टाइकोमेट्री चेंज होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, या तो मेटल को बढ़ा दो, ठीक है, या मेटल को घटा दो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अब वो हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेटल या तो मेटल ज्यादा होगी या मेटल कम होगी। ठीक है। अगर हम कहें कि भाई ये भी तो हो सकता है कि जो एनायन है यानी नॉन मेटल है वो भी तो ज्यादा कम हो सकती है। बच्चों बात वही है। ठीक है, मैं अभी क्लियर करता हूं आपको क्यों। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हम सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखिए जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आप कह रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एनायन है वो भी तो कम हो सकते हैं, उससे भी तो चेंज हो जाएगा। तो भैया एनायन अगर कम होंगे तो फाइनली मेटल तो बढ़े ही ना। ठीक है, या तो मेटल ही बढ़ जाए या फिर एनायन उसमें से कम हो जाए तो भी मेटल ही बढ़े। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ये डिफेक्ट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। तो एनायन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली मेटल उसमें बढ़ जाएगा। दूसरा हो सकता है ड्यू टू
ड्यू टू, दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेस में हो सकता है मेटल, ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल, एक्सेस ऑफ मेटल बोल दो, ठीक है, या इसको नॉन मेटल बोल दो, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन और दूसरा ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कैसे आते हैं। समझिएगा भाई ध्यान से और आराम से, ठीक है। चलिए इरेज करता हूं इसको। देखिए बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। क्या लिखेंगे हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ठीक है, एनायनिक वैकेंसी। तो देखो भाई समझना इसको, ये जो डिफेक्ट्स पाया जाता है ये पाया जाता है जो हमारे अर्थ मेटल होते हैं उनके हैलाइड्स में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है जो अल्कली मेटल होते हैं उनके हैलाइड, यानी NaCl में होता है, LiCl में होता है और KCl में होता है। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है कि ये जो अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उनके क्लोराइड जो होते हैं मेनली क्लोराइड में पाया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इनमें मेटल एक्सेस कैसे होती है। तो देखिए समझेंगे, देखो मैं एक आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मेरे पास एनायन है, समझिएगा, पहले एनायन बना देता हूं। ये देखो ये मेरे पास कुछ एनायंस है, ठीक है, ये एनायंस का एक तरह से बैंड हो गया, ठीक है, ये एनायंस। इनमें क्या है, इनमें बीच बीच में स्पेस है जिनमें कि कैटायन है, ठीक है। तो कैटायन को मैं रेड से बना देता हूँ, ये तो हुए एनायन, नेगेटिव 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 है ना, सारे के सारे नेगेटिव हैं। और इन्हीं में क्या होंगे, कैटायन होंगे। देखो ये आयनिक क्रिस्टल है, तो एनायन हो गए, कैटायन कहाँ पे हैं, इनके बीच, ठीक है। ये रहा भाई हमारा आयनिक क्रिस्टल। ये जहां भी जितने भी स्पीस है इनमें क्या होते हैं, इनमें मैं कैटायन फिक्स कर देता हूं, उसी तरह से कर देते हैं अल्टरनेट में। तो चलिए समझिए भाई, ये तो एनायन है और ये कैटायन है, इनका रेशियो एकदम फिक्स है। तो क्या किया जाता है, इस तरह के डिफेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। इस तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टल है इसको हम सोडियम वेपर में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, इसे हीट किया जाता है, ठीक है। सोडियम वेपर के साथ इसे हीट करते हैं। जब इसे हम सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो सोडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सोडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस पर, है ना, ऐसे अटैच हो जाते हैं, Na कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे इसकी सरफेस पर, इसके चारों तरफ इसकी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। अब अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्योंकि हीट दे रहे हैं हम। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल हम इसको हीट करते हैं। तो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सोडियम मेटल भी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और वेपर इसके चारों तरफ इस तरह से सोडियम की वेपर अरेंज हो जाती है। और चूंकि हीट है इसलिए ये जो सोडियम होता है ये क्या करता है, ये सोडियम Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही Na+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन फटाक से इसके अंदर, ये जो हमारा लेटिस है इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और
दूसरा क्या होता है, साथ ही ये जो Na अब इसकी सरफेस पे है, इसमें से एक Cl को खींच लेता है, एक Cl बाहर निकाल देता है, यानी ये जो भी मेटल आयन है ये इसमें से Cl को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये सारे कहाँ जमा होंगे, इसकी सरफेस पे जमा होंगे। और जब ये Cl को बाहर निकाल देंगे तो Cl की जगह पर यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मैं एक वैकेंसी बना देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने वैकेंसी क्रिएट कर दी Cl की। इस तरह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कई मेटल में कहीं पर होता है वो इस वैकेंसी में आके फिट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन समझो, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। क्या करते हैं हम, सोडियम NaCl का जो क्रिस्टल होता है इसको हम सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो सोडियम मेटल इसके चारों तरफ जमा हो जाती है, और चूंकि हीट होती है इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और क्या बनाता है, सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम आयन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जमा होते हैं तो इसमें से क्लोरीन बाहर निकालते हैं। जैसे क्लोरीन बाहर निकालते हैं इसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस वैकेंसी में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है। तो इस तरह से अब अगर देखा जाए इस मेटल में, इस क्रिस्टल में देखा जाए तो इसमें मेटल ज्यादा होंगी या नॉन मेटल ज्यादा होंगे, यानी एनायन ज्यादा है या मेटल ज्यादा है। तो ऑब्वियसली एक एनायन यहाँ से रिमूव हो चुका है, ये एनायन जो है वो कहाँ आ चुका है, यहाँ इस Cl के पास, यहाँ Na के पास। इसका जो Cl था वो कहाँ आ गया, इस Na के पास, और इसने क्या बना लिया, ये NaCl बना लेता है, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और इस वैकेंसी की जगह कौन ले लेता है, इस वैकेंसी की जगह ले लेता है ये इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें मेटल ज्यादा हो गई, इसलिए ये वाला जो डिफेक्ट है ये क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एनायन की वैकेंसी हुई है इसलिए मेटल एक्सेस इसमें हुआ है, इसलिए ये वाला डिफेक्ट किस कैटेगरी में आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज की कैटेगरी में आता है। अब सुनिए आगे क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, जो हमारा NaCl होता है वो हमें कलरफुल दिखाई देने लगता है, और हमें कैसा दिखाई देने लगता है, येलो। कैसा दिखाई देगा, येलो। अब येलो क्यों दिखाई देगा, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये क्या करता है, जैसे इस पे कोई पर्टिकुलर एनर्जी वाली रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी विजिबल रीजन में आती है तो हमें ये कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमें कलर दिखाई देते हैं, और अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसके द्वारा जो रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब की जाती हैं उनकी एनर्जी येलो कलर के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए ये हमें NaCl जो होता है वो हमें येलो दिखाई देता है। क्लियर। पहली बात एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई, दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हमें क्या ऐसा दिखाई देगा, कलर्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और रिमूव भी करता है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब और रिमूव करने वाली एनर्जी विजिबल रेंज में होती है तो ये हमें कलर्ड दिखाई देता है। और NaCl की जो एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब और रिमूव करता है वो येलो कलर के रीजन में आती है, या येलो कलर की एनर्जी मीन्स येलो कलर की एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए ये हमें येलो दिखाई देता है। अब चूंकि ये इस क्रिस्टल को कलर दे रहा है, कौन सा कलर दिया इसने, येलो कलर दिया, इसलिए इसे कहा जाता है कलर सेंटर, ठीक है। तो हम कलर सेंटर नहीं कह सकते, इसको जो पहले नाम दिया गया था वो था फाब सेंटर, ठीक है। क्या कहा गया था, फार्बन बोल देते हैं या फार्ब सेंटर, ठीक है। तो अलग बोला जाता है भाई, फार्ब जेंटर भी बोलते हैं, तो हम तो इसे फार्ब सेंटर बोलेंगे। फार्ब का मतलब होता है कलर, क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटर ही इस क्रिस्टल को कलर प्रदान करता है, कलर देता है, इसलिए इसे बोला जाता है फार्ब सेंटर। क्लियर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, और ऐसा ही इसमें तो क्या हुआ, येलो। अगर हम LiCl की बात करें तो LiCl का क्रिस्टल है ना, लिथियम वेपर के साथ जब इसे गर्म किया जाएगा तो यही वाली कहानी होगी, लेकिन उसका कलर कौन सा आता है, पिंक। और KCl की बात करें, KCl को जब पोटेशियम मेटल के साथ हीट किया जाता है तो इसका जो कलर होता है वो होता है वायलेट, ठीक है। वायलेट कलर। तो इस तरह ये इस क्रिस्टल है उसको कलर प्रदान करते हैं, कलर देते हैं, ठीक है।
और ये वाला डिफेक्ट किस कैटेगरी में, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में, और कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, अब चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे डिफेक्ट्स की। दूसरा डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, इरेज करता हूं। चलिए, दूसरा डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। metal access defect due to presence of extra cation। यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कैटायन होता है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा कैटायन ये भी क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है सॉरी एक इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जनरली पाउडर फॉर्म में रहता है, और जिंक ऑक्साइड को हम अगर देखें, जिंक ऑक्साइड के पाउडर को, तो वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं इसमें जिंक ऑक्साइड। देखिए क्या करते हैं, ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इसको। जिंक ऑक्साइड, मैं जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बना रहा हूँ और फिर आपको उसके माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसमें अधिक हो गया और जिंक यानी मेटल की अधिकता कैसे हो गई। तो वही वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ, लगभग वैसी ही संरचना में बना लेता हूँ कि मान लो ये तो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स, ये तो हमने बना दिए ऑक्साइड्स, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ जिंक। मान लीजिए ये है जिंक। ठीक है, यहाँ पे जिंक, ये भी जिंक और यहाँ पे जिंक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मैं कोई ब्रॉड नहीं बना रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम इस जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, क्या क्या है इसमें, जिंक और ऑक्सीजन। ठीक है, जिंक और ऑक्सीजन होती है। तो जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन कहाँ होती है, इसकी सरफेस पे। ठीक है, जनरली इसकी सरफेस पे ही होती है, अंदर नहीं हो पाती। हम देखेंगे रीजन क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं जिंक ऑक्साइड को, ZnO को गर्म करता हूँ, तो सरफेस के एटम्स में क्या होता है, गर्म करने पर ये बनाता है ZnO तो बनता है Zn+2। ठीक है, ऑक्सीजन -2 बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो मेरे पास यहाँ एक ऑक्सीजन है, अगर मेरे पास 2 ZnO लिए हुए होते मैंने, तो मैंने क्या लिख देता, O2 लिख देता। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगा +1/2 O2 प्लस, दिखाई दे रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह की रिएक्शन होती है। इसे अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2ZnO, तो क्या लिखूंगा भाई, 2 तो मेरे पास बनेंगे Zn+2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा टिल्ट कर देते हैं कैमरे को। चलिए, क्लियर है भाई। तो ऐसी रिएक्शन होती है। अब क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन तो फ्री है भाई, उड़ जाता है। जैसे वो तो है, बस पंख लगा के फर 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 ऑक्सीजन वहां से उड़ गया। बात करते हैं इनका क्या होगा, जिंक और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। तो जिंक थोड़ी उड़ सकता है, आयनिक स्पीसीज है तो अटैच रहता है। तो क्या होता है, जिंक यहाँ पे अटैच, जैसे ही ये मान लो ये क्लोरीन, ये तो ऑक्सीजन तो था, ऑक्सीजन तो उड़ गया, ये जिंक रह गया। ठीक है, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। ये ऑक्सीजन उड़ गया, जिंक रह गया। तो इसकी सरफेस पर चारों तरफ जिंक प्लस आयन अधिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जिंक 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 ज्यादा हो जाएंगे, यानी अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, ठीक है, ऐसा भी आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। ठीक है, इस चीज को सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट लिखे हुए को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, सारे मान लो उस क्रिस्टल की सरफेस पे से ऑक्सीजन हट गए, तो जिंक ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन है वहां पे। ठीक है, तो क्या होता है, जो जिंक है वो यहाँ पे इनके बीच में कहीं जो स्पेस होता है क्रिस्टल में, वहां आ जाता है। यानी ये क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां से हट गई, ये ऑक्सीजन हट गई, ये ऑक्सीजन हट गई। ठीक है, तो जिंक ज्यादा होगा,
जिंक ज़्यादा होगा, यहाँ पे जिंक बचा, और भी अगर क्रिस्टल की बात करें तो बहुत सारे जिंक हो जाएंगे। तो जिंक क्या करता है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ पे आ जाता है, यहाँ जिंक आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये अंदर की तरफ आ जाएगा जिंक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी अब जैसे ही Zn प्लस आया तो वही कैटायन इस पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं इंटरस्टिशियल साइट में आके एस्टेब्लिश अपने आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन तो इसमें से उड़ गई, तो किसकी अधिकता हो गई, जिंक की। समझ में आया, दोबारा समझेंगे। मेरे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब मैं हीट करता हूँ, इसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, जिंक ऑक्साइड में Zn+2 बनाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। या मैं कहूँ एक एटम से एक जिंक+2 का कन्वर्ट, एक ZnO के कन्वर्जन से 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एक Zn+2 बनता है और हाफ अणु ऑक्सीजन बनता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो उड़ जाएगा, ऑक्सीजन बना, फिर ऑक्सीजन गैस, जिंक बचा यहाँ पे। अब जिंक इसकी सरफेस पे ज्यादा हो जाएंगे, तो वो कैटायन है, वो क्या करते हैं, कहीं इंटरस्टिशियल साइट में इसके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो कहीं पे वो आ जाएंगे साइट में। साथ ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी जहां उनको जगह मिलती है, उचित जगह मिलती है, वहां पे आके एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई जेड जिंक और इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ के जिंक बना लेगा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कहीं इंटरस्टिशियल साइट में एस्टेब्लिश हो जाते हैं और जिंक भी एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस के दौरान क्या हुआ बच्चों, इस ओवरऑल प्रोसेस के दौरान मेटल एक्सेस हो गया, यानी जो क्रिस्टल था उसमें डिफेक्ट आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और किस कारण से आया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, क्योंकि इस क्रिस्टल में अब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वाले डिफेक्ट को इसीलिए कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। तो ये आपकी थी ये दूसरा डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे डिफेक्ट की, ठीक है, जो कि था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इरेंज करता हूं इसे। तीसरा डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए, तो देखो भाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था, इसको भी क्लीन करो। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, छोटा अभी बड़ा नहीं है। और ये वाला डिफेक्ट, पिछले 2 डिफेक्ट्स तो हमने क्रिएट किए थे, ठीक है, टेम्परेचर देके, ठीक है, या कोई रिएक्शन करवा के। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है ये बाय बर्थ होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जन्मजात होता है ठीक है। तो मैं जन्मजात कह रहा हूँ, वैसे जन्मजात कहते नहीं है, बाय बर्थ कहते नहीं है। मेरे कहने का मतलब होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में होता ही होता है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है फेरस ऑक्साइड FeO, ठीक है। ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड तो क्या होता है भाई, फेरस ऑक्साइड में जब फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब इसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है, उस वक्त Fe के तो जो एटम्स आते हैं वो 0.95, ठीक है। अगर इसमें 0.95 आते हैं तो ऑक्सीजन आ रहे होते हैं 1, ठीक है। यानी अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन 100 आते हैं तो Fe कितने आते हैं, 0.95। यानी जो Fe है उसकी फॉर्मेशन के समय से ही कमी होती है, ठीक है, और उनका रेशियो ये होता है। तो ये क्या है, मेटल डेफिशिएंसी है, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब क्या होता है, अगर ऐसा है कि इसमें मेटल कम है तो क्या होगा भाई, अगर हम बात करें मेटल, इस पे +2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की जो होती है वो +2 भी होती है और Fe+3 में भी पाया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है। अगर इसमें 0.95 है तो ये तो हमारा क्रिस्टल क्या हो गया, ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इस पे तो कितना है, -2। यानी अगर 100 अगर मैं परमाणु की बात करूं, इसके 100 परमाणु है और इसके 95 ही परमाणु है, तो ये तो 5 परमाणु ज्यादा हो गए, इसके 5 आयन ज्यादा हो गए, और 5 आयन ज्यादा होने से 10 है ना, -10 इस पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो वहां तो भाई हजारों लाखों अरबों परमाणु होते हैं, यानी वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा आयनिक होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या होता है, इसमें से जो दूसरे Fe होते हैं, ठीक है, ये मान लो कोई क्रिस्टल है
ये Fe है +2, Fe +2, Fe+2, ठीक है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। अब मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल था और यहाँ पे क्लियर है कि भाई Fe जो है उसकी डेफिशिएंसी है। तो क्या करता है, इनमें से एक Fe या कुछ Fe अपने आप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe+2 से, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, Fe+3 में, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये और देख लेना, जो Fe+2 होता है इसको हम बोलते हैं फेरस, ठीक है। और Fe+3 होता है इसको बोलते हैं फेरिक, और Fe जो होता है इसको बोलते हैं फेरम। ध्यान रखना भाई, Fe को बोलते हैं हम फेरम, ठीक है। आयरन लेटिन नाम है फेरम, जिससे इसका जो संकेत है वो आया हुआ है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो +2 होता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस पे होती है तो उसको बोला जाता है फेरिक आयन, ठीक है। ये आयन है और वो क्या है, एटम। तो क्या होता है क्रिस्टल में, अगर जितने भी Fe+2 की कमी है तो उस पे चार्ज है, क्रिस्टल पे जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए ये कुछ एक Fe अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, Fe+3 में, यानी फेरिक आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये था भाई आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। वीडियो को एक बार और देखें और पढ़ें, टॉपिक को समझने की कोशिश करें, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और हाँ, इनको वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, ठीक है, जिनको इसकी ज़रूरत है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन प्रेस करना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।